हिस्ट्री में रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर जगह है, लोग जानते भी हैं। बहुत चर्चित, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही मोटिवेशनल एक जगह है रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन उसके साथ साथ रानी दुर्गावती हो गई, अवंतीबाई लोधी हो गई, रानी अबक्का हो गई, रानी ताराबाई भोंसले हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू झलकारी बाई हो गई। क्यों हिस्ट्री में ये जो फिरोशियस विमेन वॉरियर्स रहे हैं, जिनके बारे में एविडेंस है, जिनके बारे में हमारे पास रिसर्च अवेलेबल है, सब कुछ है, शोध है, क्यों इनका नाम नहीं है? क्यों सिर्फ एक जब नायिका की बात करते हैं, क्यों सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई तक ही हम सीमित रह गए हैं? स्मृति जी, रानी लक्ष्मीबाई एक योद्धा थी और पूरे हम जानते हैं कि इतिहास में उनका कितना बड़ा योगदान रहा, वर्चस्व रहा। हाँ जी। परंतु ऐसी हमारे पास बहुत सारी नायिकाएं, अगर आप देखें हर शताब्दी में, अगर आप उठा के देखें भारत के इतिहास को, तो हर शताब्दी में हमारे पास ऐसी नायिकाएं हैं। लेकिन ऐसी नायिकाओं को हमारे जो है पाठ्यक्रम में अब वो बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे वो बदलाव आ रहे हैं। लेकिन इतना लंबा समय बीत गया जिनके विषय में जानकारी, मैं कह रही हूँ आधे से ज़्यादा भारत को उनके विषय में जानकारी नहीं है। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी जी, आज से लगभग 25 वर्ष पहले, या कह लीजिए 20 वर्ष पहले, जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही नॉलेज थी। और शायद अगर मैं पत्रकारिता नहीं कर रही होती, अगर मैं डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, या कुछ किसी और सेक्टर में होती, तो शायद मुझे कभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं पता चलती कि ऐसी भी वीरांगनाएं हैं, या ऐसी भी फिरोशियस वॉरियर्स रही हैं, फीमेल वॉरियर्स रही हैं, योद्धा रही हैं, जिनका इतिहास हमेशा कृतज्ञ रहेगा। मुझे भी नॉलेज नहीं होती, और मुझे पता है कि शायद 85% जो भारत की जनता है उसको भी इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी। अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया पे कोई वायरल होती रील मिल जाए तो वाकई में इंट्रीगिंग रहेगा ये सब्जेक्ट, लेकिन कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम हिस्ट्री। जी, क्यों इन महिलाओं के बारे में कभी क्यों नहीं बात? इन महिलाओं के बारे में बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर इनके बारे में बात होती तो जो है इतने लंबे समय तक जो हम हम कह सकते हैं कि एक हीन भावना से ग्रस्त हमें किया गया कि भारतीय समाज में तो महिलाओं को जो है वो खाना बनाओ, हाँ, बच्चे देखो, हाँ, कि वो सिर्फ एक घर तक सीमित रही हैं। ये एक जो नैरेटिव एक लंबे समय तक बनाया गया है, वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हो पाता। आप देखें, आपने इतनी नायिकाओं का नाम लिया, उनमें से एक नायिका मैं जो यहाँ उनका समक्ष में था, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव हम मान लें, क्योंकि हर शताब्दी में हमें इस तरह की अनेक नायिकाएं, और दक्षिण हो उत्तर भारत हो, सब जगह आपको ऐसी नायिकाएं जो है मिलेंगी। इसमें एक संदर्भ मैं जो बताना चाहूँगी यहाँ पे वो है कि और इसीलिए क्योंकि मदुरई का अभी आपने ध्यान में आया होगा, अभी मदुरई बहुत ज़्यादा राजनीतिक कारणों से वो न्यूज़ में रहा, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ जो दीपथून है, एक पहाड़ी के ऊपर दीप जलाने की जो एक बड़ी लंबी समय से वहाँ इष्ट देव की पूजा की प्रथा है, उसको वहाँ तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ के हाई कोर्ट के जो है न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद उसको नहीं करने दिया वहाँ के भक्तों को। ये मतलब बड़ा गंभीर विषय कि भारत में रहकर हम अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर भी हम अपने देवी देवताओं का पूजन करने में जो दखल है, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि मदुरई में 14वीं शताब्दी में वहाँ उस समय पहले पांड्या जो है साम्राज्य का राज था, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि क्या है हम सभी जब मीनाक्षी अक्कम इतना बड़ा जो मंदिर, पूरा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उसको देखने इतने लोग जाते हैं, तो वहाँ क्योंकि इतना सोना चांदी था कि दिल्ली सल्तनत ने वहाँ बार बार जो है आक्रमण किए, और उन आक्रमणों में कुछ आक्रमणों के बाद उन्होंने उन पांड्य राजाओं को हरा दिया, और उरुक खान नाम के एक वहाँ के जो दिल्ली सल्तनत से गए थे, उन्होंने वहाँ पे शासन अपना स्थापित किया, और बाद में वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए, मतलब अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राज्य उन्होंने दिल्ली सल्तनत को भी साइड कर दिया कि मैं अपना यहाँ का खुद का राजा हूँ। तो उन्होंने जब जो है वहाँ 45 वर्ष वहाँ मुगल शासन रहा, मुगल या आप कह लीजिए मुस्लिम शासन रहा मदुरई में 45 वर्ष, और उन 45 वर्षों में वहाँ जो
एक ये आप कह लीजिए जिस तरह की वारदातें वहाँ हुई, उनको इब्न बटूटा जो कि एक ट्रैवलर थे बहुत बड़े और भारत में वो आए उसी समय, तो वो भी वहाँ गए, उस समय मदुरै गए और उस समय वो वहाँ रहे। वो और अपने वो यात्रा वृत्तांत में इसको लिखते हैं ट्रैवलॉग में कि जब वहाँ जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं को मारने के लिए जिस तरह से आदेश दिए जाते थे, कहते मैं मतलब मेरे खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा था कि मतलब मेरे इस तरह के वहाँ, मतलब उसने भी उसको वहाँ पे उसकी निंदा करी है, इस तरह के वहाँ पे हालात थे। और उस समय में विजयनगर साम्राज्य भी साथ में था। विजयनगर साम्राज्य में के वहाँ के जो राजा थे, उन राजा ने को रात में एक बार स्वप्न आया ये, और उस स्वप्न में वहाँ की जो पांडे राजों की इष्ट देवी है वो उन्हें कहती है कि मेरे धरती पर, मेरे मंदिरों में जहाँ की चंदन की खुशबू आती थी, जहाँ की मृदंगम बजते थे, नृत्य होता था, आज वहाँ सब तरफ सिर्फ मांस की जो है बदबू आ रही है। तो ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम मेरे मंदिरों में दोबारा उनको उस तरह से स्थापित करो। और तब विजयनगर साम्राज्य के राजा जो हैं उन्होंने वहाँ युद्ध किया और उसको हराया और दोबारा से वो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना और शासन वहाँ स्थापित हुआ। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये जो जानकारी है ये एक संस्कृत का, आप उसे काव्य कह लीजिए, एक संस्कृत का, उसमें जिसका नाम है मदुरै विजयम। मदुरै विजयम जो है इस तरह का एक महाकाव्य है जिसको लिखा किसने, क्योंकि मैं स्त्री विषय है इसलिए यहाँ मैं ये संदर्भ मैंने लेके आई हूँ। इसको लिखने वाली वो राजा की, विजयनगर साम्राज्य के राजा की जो पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने ये पूरा विस्तृत ये महाकाव्य उस युद्ध पे, जो युद्ध लड़ा गया और मदुरै में उस समय वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, युद्ध में क्या क्या उन्होंने चुनौतियाँ सामने आई, ये सारा वृतांत उसमें लिखा है, जिससे ये समझ में आता है कि वो खुद वहाँ उपस्थित रही होंगी, उसके बिना वो लिख ही नहीं सकती ये सब। और सबसे मज़े की बात है कि ये जो पुस्तक है ये आपको पता है कब एक तरह से डिस्कवर हुई, मतलब कब मिली? एज लेट एज 1956-57 ये अचानक से, मतलब जैसे बड़े सारे, बहुत सारे, अभी तो इतनी पांडुलिपियाँ जो है मैसूर में, एक मैसूर विश्वविद्यालय, वहाँ भी इस तरह का एक संस्थान है, वहाँ ऐसी बहुत सारी संस्कृत की पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं। तो वो खोजते खोजते ये जो है मदुरा विजयम मिल गई और उसके बाद पता चला कि इसको लिखने वाली जो गंगा देवी जी हैं, उनमें अगर आप उसका मतलब प्रथम जो चैप्टर उसे पढ़ेंगे तो जितने संस्कृत के विद्वान या ऋषि हुए उनको पहले उन्होंने नमन किया है। उसमें वेदम व्यास को, वाल्मीकि को, कालिदास को, इन सब को नमन करते हुए पहले फिर वो अपनी जो है उन्होंने एक तरह से वो कथा लिखी है। तो ये कह सकते हैं, वहाँ कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि इनको तो पहला वुमन, दक्षिण भारत का फर्स्ट वुमन हिस्टोरियन मानना चाहिए गंगा देवी को, क्योंकि उन्होंने इतिहास को जो है किस तरह से मदुरै का वो जो पूरा शासन वहाँ ध्वस्त किया गया, वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ थी, उनका पूरा उल्लेख किया गया। तो हमारे सामने तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो है ना कि भाई शिक्षा से जुड़े हुए, विदुषी किस प्रकार की विदुषियाँ थी, तो ऐसी वो गंगा देवी थी जिन्होंने वो पुस्तक लिखी और फिर उसका इंग्लिश अनुवाद उसके बाद हुआ। तो अगर ये पाठ्यक्रम, ये जो ग्रंथ है, अगर हमारी संस्कृत जहाँ जहाँ पढ़ाई जाती है, क्या ये पाठ्यक्रम में ये जो है ग्रंथ नहीं लग सकता या नहीं पढ़ाया जा सकता? कितना विषय पता चलेगा हमें, उस समय का जानकारी मिलेगी मदुरै के बारे में, वहाँ के पूरे दक्षिण भारत के समाज के बारे में। तो ये जो लड़ाई होती है विजयनगर एम्पायर, जो राजा को सपना आता है, उसके बाद ये वापस आते हैं मदुरै में, हाँ, ये युद्ध करते हैं। उसके बाद जो 45 साल का जो दिल्ली सल्तनत का राज था उसको खत्म करते हैं। हाँ, खत्म करते हैं और वहाँ साम्राज्य स्थापित करते हैं और दोबारा से, हाँ, पूरा वहाँ जो है मंदिरों में उसी प्रकार से फिर व्यवस्था स्थापित होती है। और इसके पूरा थ्रू आउट ये पूरा कॉन्टेक्स्ट और ये सब कुछ ये सारा इसमें है। उसके बाद इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और एक मजेदार बात और मैंने कहीं संदर्भ पढ़ा कि सलमान रश्दी जी की अभी एक कोई नई पुस्तक आई है, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन विक्ट्री सिटी नाम की एक पुस्तक आई है। तो ये संदर्भ भी आया है कि उनकी ये जो ग्रंथ है, उनकी प्रेरणा, उन्हें इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा, मतलब ये कॉपी नहीं है उसकी, लेकिन प्रेरणा उनको इस महाकाव्य को पढ़ के उनको मिली। इंटरेस्टिंग।